नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आरएमएल आंसर की 2023 जो कि आपका 9 फ़ैब को आपका एग्ज़ाम था। तो ये फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट की आपकी आंसर की है। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले बोलना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने आरएमएल का एग्ज़ाम दिया है और नहीं भी दिया है तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये आंसर की। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं बोला गया है वाइल कंडक्टिंग द डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट। यहाँ इन्फेंट का क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक का पहला क्वेश्चन पीडियाट्रिक का आ गया और यहाँ पे इन्फेंट की बात हो रही है कि उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट हो रहा है। और नर्सिंग नोट्स के टाइम पे क्या हुआ, ही इज़ एबल टू प्रोड्यूस दी बाई सिलेबस। अब जो बेबी है वो बाई सिलेबस वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक द मामा एंड दादा एटसेट्रा, एंड व्हाट इज़ द लाइकली एज ऑफ द इन्फेंट्स। अब बोला गया है कि जो बाई सिलेबस जो डेवलपमेंटल असेसमेंट का पार्ट है, अगर इन्फेंट 22 सिलेबस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी जो एज है वो क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन से पहला ऑप्शन आपका है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया आपका 9 मंथ, एंड ऑप्शन सी में बोला गया आपका 12 मंथ्स, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया आपका 18 मंथ। तो आपका जो राइट आंसर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है 9th मंथ। 9th मंथ में जो इन्फेंट होता है वो 22 सिलेबस प्रोड्यूस करता है, लाइक मामा दादा काका चाचा, ये जो वर्ड्स होते हैं ये 22 सिलेबस वर्ड्स होते हैं जो 9 मंथ का नॉर्मल डेवलपमेंटल असेसमेंट और पार्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ मदर आफ्टर अ सीजेरियन डिलीवरी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। अब यहाँ पे ओबीजी का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपका सीजेरियन सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि मदर का सीजेरियन सेक्शन हुआ है और उसके बाद मदर को पोस्टपार्टम इन्फेक्शन भी हुआ है। अब पोस्टपार्टम इन्फेक्शन को क्या इंडिकेट करेगा चार ऑप्शन में से, वो आपको बताना है, केयरफुली पढ़ना है इस क्वेश्चन को और इसके ऑप्शंस को भी, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी काफ़ी केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी इतना ट्रिकी होता है। वो क्या पूछ रहा होता है, कई बार एक छोटा वर्ड भी मिस हो जाता है तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मिस हो जाता है। ठीक है, और इसी में नेगेटिव मार्किंग बैठती है। तो आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव इंक्रीज द सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल, जिसे हम बोलते हैं एपीएल, एंड द फॉल इन टीएलसी काउंट, टीएलसी काउंट का फॉल होना। ऑप्शन नंबर सी में बोला है फाउल स्मेलिंग ऑफ लोकिया। लोकिया आपको पता है फर्स्ट 42 डेज का डिस्चार्ज है तो वो फाउल स्मेल करेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में है रैपिड रेट ऑफ रिडक्शन इन द साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस के साइज में रैपिड रिडक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है ये आंसर आपने सही लगाया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर पोस्टमार्टम इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट का तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी फाउल स्मेलिंग लोकिया ज़रूर रहेगा। फाउल स्मेलिंग इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, जो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा दोस्तों। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कैथेटराइजेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल, यू हैव बीन आस्क्ड टू कैथेटराइज द ब्लैडर ऑफ अ पेशेंट आफ्टर इंसर्टिंग द कैथेटर, व्हाट शुड यू कंफर्म बिफोर द बलून इज इन्फ्लेटेड। अब यहाँ ये बोला है कि पेशेंट का ब्लैडर कैथेटराइज किया है। ठीक है, ब्लैडर में कैथेटराइजेशन किया है। अब कैथेटर को जैसे इंसर्ट करेंगे, आफ्टर द इंसर्टिंग द कैथेटराइज, व्हाट शुड यू कंफर्म बिफोर द बलून इज इन्फ्लेट। बलून को इन्फ्लेट करने, जो सिरिंज हैं बलून को इन्फ्लेट करते हैं, वो इन्फ्लेट करने से पहले आपको कैसे कंफर्म होगा कि हाँ जो कैथेटर है राइट साइड पे गया है, राइट लोकेशन पे गया है, यानी कि ब्लैडर में गया है। चार ऑप्शन देख लेते हैं हम। चार ऑप्शन से पहला आपका जो ऑप्शन है, दैट द कैथेटर हैज़ एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड द यूरेथ्रा। तो बोला गया है जो कैथेटर है वो एटलीस्ट हाफ ऑफ लेंथ जो है यूरेथ्रा में पहुंचेगा तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो ये लोकेशन है करेक्ट है। या ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बोला जाएगा दैट द पेशेंट फील द कैथेटर गोइंग इनसाइड, या पेशेंट फील करेगा कि कैथेटर इनसाइड जा रहा है, उससे ये महसूस आपको कंफर्म होगा। या ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है यूरिन इज सीन कमिंग आउट थ्रू द कैथेटर, ये जैसे ही कैथेटर को ब्लडर में इंसर्ट किया जाएगा तुरंत उसी के बाद यूरिन जो है कैथेटर से आता हुआ आपको दिखाई देगा। या ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कैथेटर कैन नॉट बी पुश्ड फर्दर इनसाइड, या ऐसा होगा कि जो कैथेटर है आगे ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा आपको और वो आगे नहीं जा पाएगा कैथेटर। तो यहाँ पे बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ सिंपल ही ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आप जैसे ही ब्लैडर में कैथेटर को इंसर्ट करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे यूरिन आपको दिखता है तो उसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो कैथेटराइजेशन है आपका करेक्ट हुआ है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बलून को इन्फ्लेट करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। उम्मीद है आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा दोस्तों एग्जाम में। जीके का क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022। यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जीके का। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है, फीफा वर्ल्ड कप जो है कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है फ्रांस, बी में बोला गया है कतर, एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला है अर्जेंटीना, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कतर। कतर आपका राइट आंसर है, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में होस्ट किया था। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है एपिलेप्सी से रिलेटेड। एपिलेप्सी का क्वेश्चन है, अ पेशेंट अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इज एडमिटेड। पेशेंट जो है एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, और वो एडमिट है। एंड हु द ब्लड सैंपल फॉर द असेसमेंट ऑफ फिनाटोइन लेवल। अब क्या करना है कि फिनाटोइन लेवल का असेसमेंट करना है, जो कि लैब में भेजना है, ठीक है। फिनाटोइन लेवल, विच वैक्सीनेटर शुड बी यूज्ड कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे यही पूछा गया है, अगर आपका फिनाटोइन का लेवल पेशेंट का चेक करना है तो कौन से टॉप कलर के टॉप की वाइल में इसको भेजा जाएगा। तो आप सबको पता है ये सीरम टेस्ट है, सीरम फिनाटोइन लेवल होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आंसर आपने एकदम ठीक लगाया होगा, क्योंकि सीरम फिनाटोइन लेवल जो है, सीरम टेस्ट जो है आप सभी को पता है ये रेड वाइल में जाता है, जिसका रेड टॉप होता है, रेड वाइल में जाता है ये टेस्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, रेड टॉप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जीके का क्वेश्चन फिर से आ गया है। जीके के क्वेश्चन में अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, लीस्ट पूछा गया है, लीस्ट यानी कि कम, लेस, लीस्ट डेंस प्लैनेट अमंग दी प्लैनेट, ऑल दी प्लैनेट्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको ये बताना है कि लीस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से। पहला आपको बोला गया है अर्थ, एंड सेकेंड इज यूरेनस, एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला है जुपिटर, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला है सैटर्न। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सैटर्न। सैटर्न जो है लीस्ट डेंस प्लैनेट है, ठीक है, सोलर सिस्टम का। एंड अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं, मोर डेंस, ठीक है, मोर एक्स्ट्रा, मोर डेंस प्लैनेट अमंग द ऑल द प्लैनेट्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जुपिटर। जुपिटर जो है मोर डेंस है एंड सैटर्न आपका लीस्ट डेंस है। And the next question is a 20-year-old pregnant woman at 32 of pregnancy। अब ये ओबीजी का क्वेश्चन फिर से आ गया है। 20-year-old प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है उसका 32 वीक्स है और उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अभी डायग्नोज हुआ है। एंड हाउ एवर शी इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट द ओरल आयरन। अब वो ओरल आयरन को भी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो जो ऑप्टिमल मैनेजमेंट है वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 ईयर का ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन है जिसके 32 वीक्स पे क्या हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है और वो ओरल आयरन को टॉलरेट नहीं कर पा रही है। तो ऑप्टिमल मैनेजमेंट इसका आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है IM आयरन का इंजेक्शन 2 times a week फॉर इंट्रामस्कुलर, एंड ऑप्शन नंबर बी में आपका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है आपका IV आयरन, एंड डी इज ओरल आयरन विद एस्कॉर्बिक एसिड। अब जब ओरल आयरन आपका टॉलरेट ही नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका वेस्ट है। आयरन को IV नहीं देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड अभी है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। IM आयरन इंजेक्शन देंगे 2 times a week। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन प्लेसेंटा, BMW का क्वेश्चन आ गया है। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा कौन से कलर के बैग में हम डिस्पोज करेंगे। अब कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करेंगे उससे पहले ऑप्शन जान लेते हैं। पहले ऑप्शन में आपका ब्लैक बैग बोला है। अब ब्लैक बैग में तो आपको पता ही है, ब्लैक बैग में जनरल वेस्ट जाता है, ठीक है, जनरल जितना भी वेस्ट होता है सारा ब्लैक बैग में जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पुटिंग इट इनटू दी येलो बैग। अब येलो बैग आपको पता है जिसमें ह्यूमन फ्लूइड एंड ब्लड सॉइल्ड कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे येलो में डिस्पोज किया जाता है, ठीक। एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला है ब्लू बैग। अब आपको पता है BMW की जो कैटेगरीज में ब्लू बैग आता है उसमें हम शार्प स्कैल्पल एंड नीडल को हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, ब्लू बैग। अब ब्लू बैग आप वो मत लेना जो ब्लू कलर का बैग जनरल वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लू बैग जो है हमारा क्लासिफाइड है फॉर द शार्प वेस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है पुटिंग
इट इनटू द रेड बैग। अब रेड बैग में क्या जाएगा आपका, सॉइल्ड विद फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, जो इंसिनरेट होने के लिए जाएगा, ठीक है, पुटिंग इट इनटू द रेड बैग। ओके, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पुटिंग इट इनटू द येलो बैग। येलो बैग में आपको मैंने बताया ह्यूमन का एनाटॉमिकल ऑर्गन, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, सॉइल या ब्लड सॉइल जो वेस्ट है वो येलो बैग में जाएगा। जैसे कि ह्यूमन प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जिसको हम येलो बैग में डिस्पोज करेंगे। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट वायरल हेपेटाइटिस। अब डायरेक्ट यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में पूछ लिया गया है और 4 ऑप्शन दे दिया गया है और आपको करेक्ट बताना है इसके रिगार्डिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है वायरल हेपेटाइटिस ए कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द वाटर। अब जो वायरल हेपेटाइटिस ए है वो क्या है, वो वाटर से ट्रांसमिट हो सकता है, ये आप सभी को पता है, ये आपका राइट आंसर है। एंड ऑप्शन नंबर बी में बोला है वायरल हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू बेबी। अब आपको पता है वायरल हेपेटाइटिस बी जो है वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एंड वायरल हेपेटाइटिस सी जो है वो पेरेंटल ट्रांसमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो बोला गया है ऑल ऑफ द अबव, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है इसमें करेक्ट अबाउट वायरल हेपेटाइटिस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वर रूलिंग ओवर द मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड टू इंडिया। जब अलेक्जेंडर इंडिया आए थे तो कौन सी डायनेस्टी जो मगध की थी वो उस टाइम पे चल रही थी इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर जीके का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में आपको बोला गया है शिशुनागास, एंड बी में बोला है नंदास, एंड सी में मौर्यास, एंड ऑप्शन नंबर डी में है कोसलास, एंड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है नंदास। नंदास की डायनेस्टी थी मगध में जब अलेक्जेंडर इंडिया आए थे। अलेक्जेंडर केम टू इंडिया, और अलेक्जेंडर कब आए थे इंडिया में? अलेक्जेंडर जो थे इंडिया में 326 BC में इंडिया आए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और क्या कन्वर्ट करना है? अ चाइल्ड लाइक्स द टॉय, अ चाइल्ड लाइक्स टॉयज। इसका पैसिव जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें बोला गया है टॉयज आर लाइक्ड बाय अ चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोविड-19 से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन जो है व्हेन शुड अ प्रेग्नेंट वुमन टेक द कोविड-19 वैक्सीनेशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन किस टाइम पे लेगी। ऑप्शन में बोला गया है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर बी में बोला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली, एंड सी में बोला है सेकंड ट्राइमेस्टर ओनली, एंड डी में बोला है थर्ड ट्राइमेस्टर ओनली। आपका राइट आंसर मैं आपको बताऊं एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोविड-19 की वैक्सीनेशन ले सकती है वुमन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटिंग इन WHO ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। WHO के जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं ORS, उसमें कौन सा कंटेंट प्रेजेंट नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है ट्राई सोडियम सिट्रेट, और ऑप्शन में बी में बोला गया है सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड ग्लूकोज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का जो कंटेंट है WHO के ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 35-year-old lady visit the OPD with complaints of itching and discharge from the vagina, and the nurse examine her and notice that there is a curdy white vaginal discharges and this indicate। तो यहाँ पे ये बोला गया है एक क्वेश्चन में, OBG का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। यहाँ पर OBG के क्वेश्चन में बोला गया है एक 35-year-old लेडी है जो कि OPD में प्रेजेंट है डॉक्टर के पास विद द कंप्लेंट्स ऑफ itching and the discharge from the vagina, and the nurse examine, और नर्स ने एग्जामिन किया and notice that the curdy white discharge and which indicate what। पहला ऑप्शन में आपको बोला है क्या उसे गोनोरिया है, या बैक्टीरियल वेजिनाइटिस है, द कैंडिडेट इन्फेक्शन है, या सिफिलिस है। तो यहाँ पे जो आपका कर्डी डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज है
तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को कैंडिडा इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, कैंडिडा इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे फिर से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आया है, ये चूज द करेक्ट वर्ड। और यहाँ बोला गया था पर्सन हु ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द फ्लॉनेसनेस, ठीक है, फ्लॉनेसनेस, पर्सन हु ऑलवेज स्ट्राइव फॉर फ्लॉनेसलेस। एंड आपका जो राइट आंसर है 4 ऑप्शन में से वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परफेक्शनिस्ट। राइट आंसर आपका है परफेक्शनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर। प्योर शुगर में जो है कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता। शुगर का कार्बोहाइड्रेट का जो हम आप अभी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो CHO आ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता है ये शुगर का फॉर्मूला है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि ये ऑप्शन नंबर A, B एंड D में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर C में नाइट्रोजन बोला गया है, जो आप सभी को पता है। कार्बोहाइड्रेट के चेन या हम मॉलिक्यूल बोलें तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है शुगर के मॉलिक्यूल में। तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, नाइट्रोजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। अब यहाँ पॉइंट सोर्स एपिडेमिक की बात हो रही है और ये भी बोला गया है नॉट ट्रू। ये भी पढ़ना है कि जो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक एक टॉपिक है, ठीक है, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, और उसके रिगार्डिंग नॉट ट्रू, यानी कि कोई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो करेक्ट हैं और एक गलत है, रॉन्ग है, नॉट ट्रू, वो हमें बताना है अबाउट पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। 4 ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर A में बोला गया है नो सेकेंडरी वेव अकर्स एंड देयर इज अकर्स विद इन अ स्पेसिफाइड पॉइंट एंड पीरियड। एंड ऑप्शन नंबर C में बोला है ऑल केसेस अकर एब्रप्टली एंड साइमल्टेनियसली। एंड ऑप्शन नंबर D में बोल रहा है चिल्ड्रंस आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है। इसमें जो आपका जो रॉन्ग है वो यही है, ऑप्शन नंबर D, कि चिल्ड्रंस आर मोर कॉमनली अफेक्टेड। ये जो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक है इसके रिगार्डिंग ये ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर D। बाकी की जो थे ऑप्शन, नो सेकेंडरी वेव अकर्स एंड अकर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड एंड ऑल केसेस अकर एब्रप्टली एंड साइमल्टेनियसली, आपके राइट आंसर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाएंगे। यहाँ पे आप पैलिएटिव केयर के बारे में बोला गया है। पैलिएटिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडा का, आप सबको पता है। एंड इसके बारे में मैं ट्रू बताना है, यानी कि क्वेश्चन में बोला है ट्रू अबाउट पैलिएटिव केयर, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपको करना क्या होगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका ट्रू होगा और बाकी रॉन्ग होंगे अबाउट दी पैलिएटिव केयर। और पैलिएटिव केयर क्या है, पैलिएटिव केयर जो है टर्मिनल लाइफ की जो टर्मिनल केयर है, लाइक HIV एड्स के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उनकी जो टर्मिनल इलनेस है उनमें पैलिएटिव केयर चलती है। और उसके अबाउट जो ट्रू है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में पहला बोला गया है सपोर्ट द पेशेंट विद टर्मिनल इलनेस एंड देयर फैमिली। तो पैलिएटिव केयर में बोला गया है कि पेशेंट को हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे विद देयर फैमिली, इसमें फैमिली को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर B में बोला है प्राइमरी मीन फॉर एल्डरली पेशेंट, एंड प्राइमरीली मीन जो है ओनली फॉर एल्डरली पेशेंट बोला गया है। एंड ऑप्शन नंबर C में बोला है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू बी हैस्टन द रिकवरी फ्रॉम द अंडरलाइंग डिजीज। यहाँ पे बोला है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होता है पैलिएटिव केयर का ये होता है कि जो अंडरलाइंग डिजीज है उसकी रिकवरी को फास्ट करना। एंड ऑप्शन नंबर D में बोला गया है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ पैलिएटिव केयर टू मेंटेन द वाइटल ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है पैलिएटिव केयर का वो वाइटल ऑफ द पेशेंट मेंटेन करना है। तो इसके रिगार्डिंग हमें ट्रू बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। बिकॉज पैलिएटिव केयर में क्या करते हैं, पेशेंट की टर्मिनल इलनेस को और उसकी फैमिलीज़ को हमें साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट करना होता है पैलिएटिव केयर में। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19। यहाँ पे आशा वर्कर का एक क्वेश्चन आ चुका है। एंड आशा वर्कर पे एक क्वेश्चन आया है कि जो आशा वर्कर है हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटीज़। तो आशा वर्कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिटी में। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आशा। तो आशा की रिगार्डिंग जो करेक्ट आपका जो फंक्शन आपको बताना है कि करेक्ट फंक्शन क्या है आशा का, और 4 ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है। एंड तो मैं आपको बताऊँ, शी परफॉर्म द डिलीवरी ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स। क्या आशा प्रेग्नेंट फीमेल्स की डिलीवरी कंडक्ट करती है, या ऑप्शन नंबर आपको वेट अ सेकेंड,
या ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है शी एडमिनिस्टर द वैक्सीन टू इन्फेंट्स, या ये इन्फेंट्स को वैक्सीन एडमिनिस्टर करती है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है शी ऑर्गेनाइज द विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, विलेज हेल्थ और न्यूट्रिशन डेज को ऑर्गेनाइज करती हैं। ऑप्शन नंबर डी में बोला है शी प्रोवाइड दी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, शी प्रोवाइड दी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू अंडर नरिश्ड चाइल्ड। चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर फंक्शन बताना है आशा वर्कर का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आशा वर्कर का जो करेक्ट जो मेन फंक्शन है वो है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज को ऑर्गेनाइज करना, जिसमें कि वो मंथली 1 डे में क्या करती है, वो वैक्सीनेशन का डे प्रोग्राम करवाती है, जहाँ पे एंटीनेटल मदर्स एंड इन्फेंट्स विद टॉडलर्स वैक्सीनेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं एक साइट पे, और उस वो जो मेन फंक्शन होता है आशा वर्कर का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोस्टमार्टम रिस्क एसोसिएटेड विद द प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पे ये बोला गया है प्लेसेंटा प्रीविया के साथ साथ कौन सा पोस्टमार्टम रिस्क एसोसिएट होता है। अगर पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं हैमरेज, जिसे हम पीपीएच पोस्टमार्टम हैमरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पोस्टमार्टम हैमरेज एक रिस्क है जो कि प्लेसेंटा प्रीविया के साथ एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अ पेशेंट ऑफ सिरोसिस कम विद द मैसिव एसाइटिस, पेशेंट है सिरोसिस का और उसको मैसिव एसाइटिस प्रेजेंट है, एंड थेरेप्यूटिक ड्रेनेज जो है एसाइटिक फ्लूइड की प्लान की गई है, एंड व्हाट वुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पेशेंट को सिरोसिस है, उसकी वजह से पेशेंट का जो सिरोसिस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो एसाइटिस होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, और एसाइटिस क्यों होता है, एसाइटिस तब होता है जब सिरोसिस की वजह से पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन होगा बॉडी में, और जब बॉडी में पोर्टल हाइपरटेंशन प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को एसाइटिस की कंडीशन क्रिएट होगी। ठीक है, और जब एसाइटिस पेशेंट को है तो जो थेरेप्यूटिक ड्रेनेज करेंगे एसाइटिस फ्लूइड का वो प्लान करा गया है, और 4 ऑप्शन बोले गए हैं कि उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट बताना है। यानी कि 4 ऑप्शन से 3 आपके जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहने वाले हैं रिगार्डिंग दी एसाइटिस फ्लूइड, एंड जो एक ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट है, और आपको वही बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका द नीडल इज इंसर्टेड परपेंडिकुलर टू द स्किन सरफेस, जो नीडल है उसे स्किन के परपेंडिकुलरली इंसर्ट किया जाएगा। या ऑप्शन नंबर बी में बोला है नीडल इज इंसर्टेड यूजिंग द जेड-ट्रैक टेक्निक, या नीडल को जेड-ट्रैक टेक्निक के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा। या द ऑप्टिमल गॉज ऑफ नीडल टू बी यूज इन 23, या 23 की गॉज वाली नीडल को यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ड्रेनेज शुड बी डन फ्रॉम द लंबर रीजन, जो ड्रेनेज है उसे लंबर रीजन से ड्रेनेज करना होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है जो ऑप्टिमल गॉज है नीडल की वो 23 यूज़ की जाएगी, जो कि इनकरेक्ट है, और बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही हैं, बिकॉज नीडल को क्या करा जाएगा परपेंडिकुलर स्किन सरफेस में इंसर्ट किया जाएगा, जेड टेक्निक से नीडल को इंसर्ट किया जाएगा, और जो ड्रेनेज है वो लंबर रीजन के पास से ही ड्रेन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दी एसाइटिस फ्लूइड ड्रेनेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन पे आप देख लेना 23 की जो गॉज है ऑप्टिमल गॉज वो यूज़ नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर द ब्लड कल्चर। अब बोला है रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर द ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर के लिए आप सैंपल कलेक्ट करना है, और बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। और बोला गया है अगर ब्लड कल्चर सैंपल लेना है तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है और बाकी के 3 करेक्ट है। ठीक है, एक रॉन्ग है। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ब्लड शुड बी कलेक्टेड ओनली फ्रॉम पेरिफेरल वेन्स, यानी कि जो ब्लड है हम ओनली पेरिफेरल वेन से ही ले सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन द साइट फॉर ड्रॉइंग द सैंपल मस्ट बी स्क्रब्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉर मिनिमम 34 सेकेंड्स। साइट को जिस साइट से हमें सैंपल ड्रॉ करना है उस साइट को 34 सेकेंड तक मिनिमम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें रब करना है। डू नॉट रीपैल्पेट द वेन आफ्टर डिसइंफेक्टिंग द स्किन एंड प्रायर टू इंसर्टिंग द नीडल। डिसइंफेक्ट करने के बाद एंड प्रायर टू इंसर्टिंग द नीडल वेन्स को रीपैल्पेट नहीं करना होता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है if the patient already on antibiotic then the blood sample must be drawn before the next antibiotic dose। अगर पेशेंट एंटीबायोटिक डोज की थेरेपी में हैं
तो क्या आपको करना है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है जब आपकी नेक्स्ट डोज का टाइमिंग होगा। यानी कि अगर आज सुबह जो पहला डोज लिया गया है 8 बजे का, और नेक्स्ट डोज जो है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट डे के सुबह 8 बजे का होगा, तो 8 बजे का डोज देने से पहले आपको क्या करना है, वो सैंपल कलेक्ट करना है पेशेंट से। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिकॉज ब्लड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के रिगार्डिंग जो है एक स्टेटमेंट गलत है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक गलत है। तो ऑप्शन में ए बोलता है शुड बी गिवन टू ऑल द न्यू बॉर्न प्रिफर्ड विद इन द 24 आवर ऑफ बर्थ। 24 आवर ऑफ द बर्थ में प्रेफरली न्यू बॉर्न को हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बोला गया है शुड बी एडमिनिस्ट्रेट सबक्यूटेनियसली। इसे सबक्यूटेनियसली दिया जाएगा हेपेटाइटिस बी को। ऑप्शन में सी में बोला है शुड बी एडमिनिस्टर टू हेल्थ केयर वर्कर। अभी इस जितने भी ऑल हेल्थ केयर वर्कर हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है 3 डोजेज पॉसिबली गिव दी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। और जो 3 डोजेज हैं वो पॉसिबली क्या करेंगी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो हेपेटाइटिस बी है उसे सबक्यूटेनियसली नहीं दिया जाता, उसे इंट्रामस्कुलरी एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट। पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, द पेशेंट इज बीइंग रिससिटेटेड। पेशेंट रिससिटेटेड हो रहा है और आपके टीम लीडर ने आपको बोला है 200 जूल ऑफ डिफिब्रिलेशन पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। अब 4 ऑप्शन में से आपको बोला गया है कि आपको आपका क्या करेक्ट है। ठीक है, तो आपको साफ चल गया है पता है कि कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे आपके पास कितने रेस्क्यूअर हैं, 2 रेस्क्यूअर हैं। ठीक है, बिकॉज एक है टीम लीडर आपकी और एक है आप। ठीक है, तो 2 रेस्क्यूअर हो गए और 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपका ये है 1 टीम मेंबर जो है वो कंटिन्यू करेगा CPR इवन ड्यूरिंग द डिफिब्रिलेशन। एंड ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है CPR शुड बी रिज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिफिब्रिलेशन। ओके, एंड ऑप्शन सी बोलता है, सी में बोलते हैं चेक द रिदम इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरिंग द शॉक टू सी इफ द साइनस रिदम हैज़ रिटर्न। एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला है यू मे क्लिम्ब ऑन द बेड टू डिलीवर द शॉक। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिकॉज डिफिब्रिलेशन देने से पहले, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम ही आपको क्या करना है, डिफिब्रिलेशन में आपको क्या करना है, CPR कंटिन्यू करना है। ठीक है, CPR बिफोर एंड आफ्टर कंटिन्यू करना है डिफिब्रिलेशन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 4 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड, एक 4 साल का मेल चाइल्ड है जिसको कि अनीमिया ऑब्जर्व किया गया है। और जब मदर से इंक्वायरी कर रहे थे तो मदर ने हिस्ट्री में ये दिया कि बच्चा मिट्टी खाता है, मड खाता है। ठीक है, एंड तो मोस्ट लाइकली आपको क्या लगता है कि बच्चे को क्या डेफिशिएंसी है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पेशेंट को प्रेजेंट है बॉडी में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नर्स एडमिनिस्टर दी सेफ्ट्रिक्सोन। सेफ्ट्रिक्सोन आप सभी को पता है एंटीबायोटिक है, और वो IV एडमिनिस्टर कर दिया विदाउट डूइंग दिस सेंसिटिविटी टेस्ट। अब सेंसिटिविटी टेस्ट करने करे बिना ही उसने, नर्स ने क्या करा, सेफ्ट्रिक्सोन को IV पुश कर दिया। एंड द सून पेशेंट डेवलप द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, फ्लशिंग एंड व्हील्स एंड द ड्रग ऑफ चॉइस। अब इस टाइम पे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन पेशेंट को प्रेजेंट हो गया है, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में पेशेंट को ऑप्शन नंबर डी में एड्रेनलिन पुश करेंगे इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एडमिनिस्टर, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फिर से। ओके, what is thorough cleaning and disinfection performed after the death or discharge of patient cased as। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन जो कि टर्मिनेशन पे डिसइंफेक्शन किया जाता है लाइक द डेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, एंड कंकरेंट डिसइंफेक्शन जो कि पेशेंट के कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, जो एडमिशन का जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है उस दौरान में जो डिसइंफेक्शन किया जाता है उसे बोला जाता है कंकरेंट डिसइंफेक्शन। और डीकंटामिनेशन आपको पता है ये डिसइंफेक्शन का दूसरा वर्ड है। एंड स्टरलाइजेशन इज फ्री ऑफ ऑल डिजीज कॉजिंग पैथोजन ऑर्गेनिजम्स विद देयर स्पोर्स
विच इज़ कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। एंड आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है टर्मिनल डिसइंफेक्शन, जो कि डेथ या डिस्चार्ज होने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉमन फ्रैक्चर इन बेबी। अब बेबी में जो कॉमन फ्रैक्चर होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ओबीजी का क्वेश्चन फिर से आ गया है। यहाँ बोला है डिलीवरी के टाइम पे बेबी में जो कॉमन फ्रैक्चर देखा जाता है वो कौन से बोन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है क्लेविकल। क्लेविकल बोन में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर देखा जाता है ड्यूरिंग दी डिलीवरी। एंड और मोस्ट ये कब होता है, जब ब्रीच प्रेजेंटेशन बेबी की होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में देखा जाता है ज़्यादातर कि क्लेविकल में फ्रैक्चर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेरेब्रल मलेरिया। अब सेरेब्रल मलेरिया के रिगार्डिंग बोला है नॉट करेक्ट, मतलब कि 4 ऑप्शन में से कोई एक है जो करेक्ट नहीं है, बाकी 3 करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इट इज़ कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फाल्सीपारुम एंड पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ऑल्टर्ड सेंसोरियम, पेशेंट कैन हैव हीमोलाइसिस एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रामाक्विनिन। तो जो पेशेंट है उसका सेरेब्रल मलेरिया जो है फाल्सीपारुम की वजह से ही कॉज्ड हुआ है। पेशेंट में ऑल्टर सेंसोरियम भी देखा जाता है सेरेब्रल मलेरिया की कंडीशन में, और पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया भी प्रेजेंट होता है इन सेरेब्रल मलेरिया। एंड अब जो ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया है ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रामाक्विन, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द सेरेब्रल मलेरिया एंड विच इज़ दी क्लोरोक्विन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रामाक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। बहुत ही इजी और डेली रूटीन में होने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला गया है बेस्ट वे टू प्रिवेंट की बात बोली गई है, टू प्रिवेंट दी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे आप, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूजिंग दी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, मेजर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डेली, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बाई केयर गिवर विद सोप एंड वाटर एंड यूजिंग दी यूवी लाइट्स टू स्टेरिलाइज दी वार्ड्स। तो आपका राइट आंसर आप सभी को पता जो डेली आप करते हैं हॉस्पिटल सेटअप में, frequent hand washing before and after the any procedure, cleaning and surgical procedure, doing hand washing frequently. This is the right way to prevent the cross infection and hospital acquired infections. And the next question is a premature baby was admitted in the nursery and received oxygen therapy by the hood. अब हुड से प्रीमेच्योर बेबी है जो नर्सरी में एडमिट है, अब उसने क्या है ऑक्सीजन थेरेपी रिसीव करनी है हुड से। हुड आप जानते हैं ऐसा हुड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर बेबी प्रेजेंट होता है, फेस प्रेजेंट होता है बेबी का, उसे हुड बोलते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी मिल रही है हुड से प्रीमेच्योर बेबी को। अब डिस्चार्ज के टाइम पे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केयरफुली एग्जामिन। अब कौन से ऑर्गन को केयरफुली एग्जामिनेशन करना होगा बेबी के, 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्किन, ईयर, आई एंड नोज। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आईज, बिकॉज फाइब्रोलेंटल फिब्रोसिया जो है एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि ऑक्सीजन थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन बेबी में देखी जा सकती है, और ये कब होती है जब ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, तब वो कंडीशन आई में क्रिएट होती है। तो इसलिए आई का एग्जामिनेशन बिफोर द डिस्चार्ज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एक्शन है नर्स के लिए ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिन क्राउन दी फेमिना मिस इंडिया 2022। तो जीके का क्वेश्चन फिर से आ गया है, और यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो क्राउन है वो किसे मिला है। तो आपका राइट आंसर है शिनी शेट्टी। शिनी शेट्टी को मिस फेमिना इंडिया 2022 का क्राउन दिया गया है, सिनी शेट्टी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट who has received the heparin for the prophylaxis and against the DVT is bleeding। तो बोला गया है राइट सीधा क्वेश्चन यही है कि आपसे हिपैरिन का एंटीडोट पूछा गया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में दिया गया है। अब एक पेशेंट है, हिपैरिन थेरेपी चल रही है उसे फॉर द टीबीटी, ठीक है, अब बोला गया है हिपैरिन का ओवरडोज हो गया है पेशेंट को, तो उसका एंटीडोट क्या देना है, ठीक है। तो मुझे पता है, सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोटामिन सल्फेट जो है हिपैरिन का एंटीडोट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द 3rd स्टेज ऑफ लेबर अ नर्स पैल्पेट द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट एंड शी शुड फाइंड द यूट्रस इन विच स्टेट। 3rd स्टेज ऑफ लेबर के बाद में क्या हुआ है,
पेशेंट का थर्ड स्टेज लेबर है एंड नर्स ने एब्डोमेन को पैल्पेट किया है और ये देखना चाहा है कि यूट्रस की स्टेट क्या है, कौन सी पोजीशन में यूट्रस अभी बिलोंग करता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फर्म एंड लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकस, एंड बी में बोला है टेंडर एंड अबव द अम्बिलिकस, एंड सी में बोला है फर्म एंड अबव द अम्बिलिकस, एंड डी में बोला है सॉफ्ट एंड बिलो द अम्बिलिकस। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है जो पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फंडस जो है यूजुअली मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास होता है, बिटवीन बीच में होता है 1 to 2 hours आफ्टर द डिलीवरी, एंड 1 सेंटीमीटर अबव होता है या तो एट लेवल होता है अम्बिलिकस के 12 hours आफ्टर द डिलीवरी, एंड about 3 centimeter below the umbilicus by the 3rd day after the delivery, and next में बोला है the fundus will continue to descend about the 1 centimeter per day until it is not palpable above the symphysis pubis and it is about the 9 days after the deliveries। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फर्म एंड लोकेटेड बिलो दी अम्बिलिकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, फर्म एंड लोकेटेड बिलो दी अम्बिलिकस। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रीथिंग नॉइजली एंड यू सस्पेक्ट दैट हिज एयरवे इज कोलैप्स्ड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट रिकमेंडेड। पेशेंट का एयरवे कोलैप्स्ड हुआ है, ये सस्पेक्शन है, नॉट कन्फर्मेशन। ये सस्पेक्शन है ओनली, एयरवे इज कोलैप्स्ड, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नॉइजली है। अब एक्शन बोला गया है, 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन सा एक एक्शन रिकमेंडेड नहीं है, मना किया गया है, नॉट रिकमेंडेड। तो पहला ऑप्शन है आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, एंड बी में है आपका जा थ्रस्ट, एंड सी में है आपका यूजिंग अ गुडल्स एयरवे, एंड डी में बोला है गिव द ऑक्सीजन बाय द फेस मास्क। तो आपका जो है, अगर पेशेंट को एयरवे कोलैप्स का सस्पेक्शन है और ब्रीदिंग नॉइजली कर रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन बाय फेस मास्क प्रोवाइड करेंगे, एंड गुडल्स एयरवे भी यूज़ कर सकते हैं, जॉ थ्रस्ट भी देंगे, बट हेड टिल्ट चिन लिफ्ट को अवॉइड करेंगे, रिकमेंडेशन नहीं है एयरवे कोलैप्स में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस है द ब्लड ग्लूकोज लेवल। पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 644 mg/dl जा रहा है, जो कि डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है। अब यहाँ मैनेजमेंट पूछा है, द मैनेजमेंट ऑफ दिस वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में जो बोला गया है, जैसे कि बोला गया है मैनेजमेंट, अब बोला है जो मैनेजमेंट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट हैं, बट कोई एक है जो मैनेजमेंट नहीं है, टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो मैनेजमेंट नहीं है, टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। तो पहला ऑप्शन जो है आईवी फ्लूइड्स, बी में बोला है आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन, और सी में बोला है करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एंड डी में बोला है आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो आपको पता होना चाहिए आईवी फ्लूइड्स देते हैं, आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन भी देते हैं विद पोटेशियम क्लोराइड, एंड करेक्शन भी करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, बट आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए डेक्सामेथासोन जो है, ठीक है, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी मेडिकेशन है उसे अवॉइड करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को और इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट रिकमेंडेड in the case of diabetic mellitus patient who has a blood glucose level 644 mg/dl. Okay, understood. And the option number question number 38, पेशेंट है GBS का, जिसे हम बोलते हैं गुलियन बेयर सिंड्रोम। पेशेंट है गुलियन बेयर सिंड्रोम का और एडमिट है और एडवाइस किया गया है फॉर द इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसको एडमिनिस्टर करा जाएगा कौन से रूट से, रूट पूछा गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एडमिनिस्टर करने का बेस्ट रूट बोला गया है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है आईवी इंट्रावीनस। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं इंट्रावीनसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीडल स्टिक इंजरी मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। बोला गया है कि जो नीडल स्टिक इंजरी है कौन से प्रोसीजर को करते समय में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि वो होता ही है कि नीडल स्टिक इंजरी। पहला है गिविंग द IM इंजेक्शन, रिकैपिंग द नीडल आफ्टर द यूज, एंड गिविंग द IV इंजेक्शन, एंड वाइल कटिंग द नीडल।
आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसको जब रीकैप करते हैं ना, ये रही इसकी कैप है और ये है ये रही नीडल। आप इसको रीकैप करते हैं ना यूज़ करने के बाद, तो इसी टाइम पे नीडल स्टिक इंजरी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट है। 40 क्वेश्चन में बोला गया है एन इन्फेंट ऑफ 7 मंथ का इन्फेंट है जिसको सडनली डेवलप हो गया क्या, कार्डिक अरेस्ट। अब ऑप्शन में बोला है यू एंड योर कलीग आर परफॉर्मिंग दिस CPR एंड व्हाट शुड बी द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। देखो क्वेश्चन में यही नहीं बोला गया कि रेस्क्यूअर 1 है 2 है, तो फिर कैसे आप आंसर ठीक तरीके से लगाओगे, सही बात ना। अगर क्वेश्चन में बोला जाए 1 रेस्क्यूअर या 2 रेस्क्यूअर तो समझ भी आता है कि हम कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो को बता सकते हैं। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला गया है, यू एंड योर कलीग, तो यानी कि यहाँ पे U1 प्लस योर कलीग 1, तो आप कितने रेस्क्यूअर हो गए, 2 रेस्क्यूअर यहाँ पे हो गए हैं। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है। सो व्हाट शुड बी द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेट फॉर द 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट। आपका ऑप्शन नंबर बी है। इन्फेंट की कंडीशन में रेस्क्यूअर 1 हो या 2 हो, आपका जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो है वो 15:2 ही रहेगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में 2 रेस्क्यूअर 15:2, सॉरी बाई मिस्टेक बोला मैंने। 2 रेस्क्यूअर जो है 15:2 है एंड 1 रेस्क्यूअर 30:2 है। ये जो मैंने आपको बोला ये एडल्ट के केस में था, ये बाई मिस्टेक मैंने इन्फेंट्स के केस में बताया। हाँ, ये था एडल्ट के केस में कि रेस्क्यूअर 1 हो या 2 हो, 30:2 रहता है फॉर एडल्ट। यहाँ एडल्ट की बात बोल रही हूँ मैं। ठीक, और अब बात कर रही हूँ इन्फेंट्स की, कि इन्फेंट्स के 2 रेस्क्यूअर में रेशियो होता है 15:2 और 1 रेस्क्यूअर में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 30:2। ठीक है, विद 2 थम्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर बोला गया है। कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम वाइल ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। आर्म पिट से कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं आता है, एंटी फोसा से भी नहीं आता है, रेक्टम से तो आता ही है कोर बॉडी टेम्परेचर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से भी आता है कोर बॉडी टेम्परेचर, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं पूछा गया। 9 फेब को जो RML का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 4 ऑप्शन आए थे, रेक्टम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके बारे में बात ही नहीं करी गई है, तो हम कैसे बोल दें, वो तो हम सबको पता है कि उसका राइट आंसर वही रहेगा, बट ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में ये 4 चीज़ थी, उसमें से आपको बताना होगा कोर बॉडी टेम्परेचर क्या रहने वाला है पेशेंट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अब 2 ऑप्शन में बड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों ही ऑप्शन लग रहे हैं अंडर द टंग एंड मिड ईसोफिगस, बट यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अंडर द टंग इज़ अ राइट आंसर बिकॉज मिड ईसोफिगस से कोर बॉडी टेम्परेचर ज़रूर आएगा, बट बात यह है कि मिड ईसोफिगस से टेम्परेचर लेगा कौन। इजी मेथड तो देखा जाएगा, मिड ईसोफिगस में जाकर थर्मामीटर को कौन इंसर्ट करेगा। ईजी, अगर आपको कोर बॉडी टेम्परेचर लेना है तो आप क्या करेंगे, अंडर द टंग ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मिड ईसोफिगस है, तो दोनों में मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। बट मैं आपको बताऊँ मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो है अंडर द टंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, अंडर द टंग आपका कोर बॉडी टेम्परेचर आएगा। ठीक है, मिड ईसोफिगस से पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर लेना। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरनल थर्मामीटर बनाना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज, कभी आपने सुना है हॉस्पिटल सेटअप में मिड ईसोफेगस का टेम्परेचर लिया जा रहा है कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। ओबीजी का क्वेश्चन आ गया है, ओबीजी में भी है, कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन में भी है, दोनों में है ये क्वेश्चन। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को कौन से ऑप्शन में करेक्ट बताया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्टिल बर्थ प्लस डेथ ऑफ द न्यूनेट विद इन द 7 days ऑफ द बर्थ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what drug and route should be used for the active management of 3rd stage of labor। यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने 3rd stage of labor नहीं लिख पाई मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3rd stage है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, what drug and route should be used for the active management of 3rd stage of labor। IV ऑक्सीटोसिन। 3rd stage of labor में आपको क्या देना है, IM ऑक्सीटोसिन, ओरल मीजोप्रोस्टोन एंड IV मिथर्जिन। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है ना 3rd स्टेज ऑफ लेबर का वो IV मिथर्जिन से ही किया जाता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज
25-year-old pregnant woman with RH incompatibility has delivered a baby. What would be likely complication in the neonate? 25-year-old प्रेग्नेंट वुमन का RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है और उसने बेबी भी डिलीवर्ड कर दिया है। तो बोला गया है डिलीवर्ड होने के बाद न्यूनेट में कौन सी कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी अगर मदर को RH इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपसे बोला गया है डिले द क्राई आफ्टर द बर्थ, हीमोलाइटिक अनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हीमोलाइटिक अनीमिया। बिकॉज मदर से जो बेबी में RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र होगी उसके वजह से क्या होगा, हीमोलाइटिक अनीमिया बेबी में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द अबगार स्कोर? अबगार स्कोर को याद रखने के लिए इजी बताऊंगी। ये जो अबगार है ये अबगार ही अबगार स्कोर के कंपोनेंट्स की फुल फॉर्म है। एंड अबगार स्कोर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? स्किन कलर मीन्स अपीयरेंस, हार्ट रेट मीन पल्स, रिफ्लेक्सेस लाइक ग्राइमेस, मसल टोन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, R फॉर रेस्पिरेशन एंड A फॉर तो A स्टैंड फॉर है आपका एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो A है वो एक्टिविटी में है जिसमें आपका पेशेंट के बच्चे का जो मसल टोन होगा उसको हम असेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है जो कि अबगार स्कोर है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A 8-year-old male child came to hospital with a fever of 3 weeks duration with headache and vomiting। यहाँ पे बोला गया है 8 साल का बच्चा है जो कि हॉस्पिटल में आया है जिसे 3 दिन से फीवर 3 वीक से हेडेक है, वॉमिटिंग है और फीवर है। CSF टैप डन हो गया है और उसके बाद बच्चे को बोला गया है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। और तो ये बोला गया है अगर CSF का असेसमेंट हो चुका है तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को कैसे कंफर्म किया गया है? 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, इंक्रीज TLC विद प्रीडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, TLC इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ लिम्फोसाइट भी प्रीडोमिनेंस रहेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट द पर्सन मूवमेंट सेंस एंड एक्टिविटी। क्वेश्चन में बोला गया है एक फिजिकल और मेंटल कंडीशन है जिसमें पर्सन की मूवमेंट सेंस और एक्टिविटीज़ में क्या है लिमिटेशंस आ जाती हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, डिसेबिलिटी। दिस इज नोन एज डिसेबिलिटी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट हु अब्यूज द अल्कोहल फॉर द साइन ऑफ अल्कोहल of withdrawal and what of the following sign would alert the nurse that withdrawal delirium is developing in the patient? पेशेंट है नर्स के पास अल्कोहल अब्यूजिव का और उसको अल्कोहल विड्रॉल के साइंस हैं। एंड अब यहाँ बोला है कौन से ऐसे साइंस है अल्कोहल विड्रॉल के या विड्रॉल डिलीरियम के जिससे कि अलर्टनेस क्रिएट हो सके कि पेशेंट के विड्रॉल डिलीरियम के जो साइंस हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो पेशेंट का हाइपरटेंशन हो जाएगा, पेशेंट एजिटेशन हो जाएगा और साथ में हैंड में ट्रेमर्स आएंगे यानी कि हाथ कांपेंगे, ये हैंड ट्रेमर्स। ठीक है, हाथ हैंड ट्रेमर्स और बॉडी ट्रेमर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही है जो अलर्ट करेंगे नर्स को कि पेशेंट का विड्रॉल डिलीरियम क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट प्रोटीन पूछा गया है किसमें है? तो आप सभी को पता है एग में, इन 4 में से जो एग में है सबसे नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन हाईएस्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द यूरिन विल गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन विद बेनेडिक्ट टेस्ट। अब बेनेडिक्ट टेस्ट में बोला गया है जो सब्सटेंस है यूरिन में कौन सा सब्सटेंस टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द बेनेडिक्ट टेस्ट। 4 ऑप्शन है, एसीटोन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट, एल्ब्यूमिन। तो आपने क्या आंसर पुटअप किया है, क्वेश्चन आपने कौन सा आंसर पुटअप किया है एग्जाम में वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है और आपने क्या एग्जाम में दिया है। तो मैं वेट करूंगी कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर का। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिएगा और आगे की जो आने वाले SGPJ के एग्ज़ाम है उसकी भी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी चैनल पे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।